प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड हिंदी मॉडल सेट के एक खास क्लास में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। आज की शानदार क्लास में आप सभी को मैट्रिक परीक्षा यानी इस बार मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो कि इस वीडियो में मिलेगा। मित्रों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबों को एक बेहद इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। सुन लीजिए आप लोग एक सेकेंड। देखिए, आप जितने भी मित्र इस क्लास को कर रहे हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस क्लास को पूरे स्टेप बाय स्टेप जरूर कीजिए। हो सकता है आप लोग जो है 20 तक ऑब्जेक्टिव मान के चलिए 20 तक ऑब्जेक्टिव ही देखे थे, हो सकता है 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में आ जाए। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए बेहद खास है, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग जो है इस क्लास को पूरे एंड तक जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी टाइम गंवाए और बिना आपकी किसी टाइम बर्बादी के वीडियो को करते हैं फटाफट कंटिन्यू स्टार्ट। ये जितने प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं, ये सारे के सारे बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल्ड है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद अज्ञेय, वतस्यान अज्ञेय, हिरानंद अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञेय। तो आप सबको याद रखना है, अगर आपको बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाएगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये डी नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं। हो सकता है ये किसी भी नंबर में हो, तो आप सबको याद रखना है सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञेय का पूरा नाम है, ठीक ना। इसी तरह आते हैं 52 नंबर के प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल्डे हैं कि जो है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 1908, 1909, 1911 और 1912, ठीक ना। फिर साथियों, तो आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में बताने का, ठीक ना। तो 1908, 1909, 1911, 1912 में कौन होगा, आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 1912 नंबर। आपको याद रखना है, अगर पूछ दिया जाए। ये सब सारे के सारे प्रश्न बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय का रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 में हुआ था। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञेय है, ठीक ना। वीडियो को खींचना नहीं है, हम समझाने की कोशिश करेंगे आप सबों को, बाकी आप सबों का काम है याद करना। देखिए, आप पूछ रहा संधि कितने भेद है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि, ठीक ना। आप सबको व्यंजन संधि, ठीक ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। आपको यहाँ संधि का 3 भेद यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना साथियों। इसी तरह हम लोग बढ़ते 54 नंबर प्रश्न को। 54 नंबर के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, करा है गुणवान शब्द में कौन सा पड़ती है, तो आपको याद रखना है वान पड़ती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी को ही आपको सही मानना है, ठीक ना। इसी तरह साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों का सही से सही जल्दी से जल्दी प्रश्न का कमेंट करके जवाब बताइए उत्तर। देख ले, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से और शहनाई से। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से इनका संबंध है, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। अब आते हैं साथियों 56 नंबर के प्रश्न बोल रहे 20 के दांत पाठ की विद्या है, निबंध, व्यक्ति चरित्र, कविता, कहानी क्या है। ये एक कहानी है। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है, कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। देखिए, आप लोग को लाइफ से रिलेटेड इसमें सभी प्रकार के आपको समझाते भी है हम। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, थोड़ा सा ये परिमाण बता रहे थोड़ा सा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 58 नंबर के पोस्ट करें बाढ़ की समस्या के केंद्र में है। तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास जो है बाढ़ की समस्या के केंद्र में है। ये कहानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 नंबर का सही आंसर, आपको याद रखना है, ठीक ना। इसी तरह अगर आपको पूछ दिया विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा विद्यालय का, तो आप सब देख रहे 2 में हलंत है, तो क्या होगा और निकले विद्या प्लस आलय। ये क्या हो जाएगा विद्या प्लस आलय। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या जोड़ आलय। आपको क्या होगा विद्या जोड़ आलय, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिया। तो ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक ना। इसी तरह साथियों, हम लोग समझदारी के साथ पूरे इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब देखिए, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक ना। आपको याद रखना है हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसी तरह आते हैं 61 नंबर के प्रश्न बोल रहे हैं कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य। तो आपको याद रखना है कि ये जो है भारत माता कविता में जो है भारत का जो है यथातथ्य जो है ये प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसलिए देखिए आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। कह रहा है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, ठीक ना। विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। देखिए जातीय दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये आपको बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। आपको याद रखना है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी व्यवस्था के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ये कार्यकुशलता के लिए मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 63 का, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। तो आपको याद रखना है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हु आर शूद्रज, ठीक ना। इनका सही आंसर जो होगा आपको दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कहानी के भाषण के संपादित अंश है। तो बाबा साहेब जो है आपको देखना ये भाषण भी है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न, कैसा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है सैन साहब की धर्मपत्नी, ठीक ना। अब आते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस अध्याय के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप सब जो है इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए। तो आपको याद रखना है ये नीति कथा में है, ठीक ना, ये नीति कथा क्षेत्र में बोला है। अब देखिए मगम्मा के बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा के बहू का नाम था ये नजमा नाम था, ठीक ना, ठीक ना, आपको याद रखना है नजमा नाम था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह आते हैं फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर में है, कह रहा है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो आपको याद रखना है ये यहाँ देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र, B.R. नारायण और गोपाल दास नागर, K.A. जमुना। ढहते विश्वास कहानी अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताइए। ये जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा ये लिखा गया है ढहते विश्वास कहानी, आपको याद रखना है, आपको ऐसे याद करना है ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित किया गया है, ठीक ना। अब आते माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो आपको याद रखना है ईश्वर पटलीकर द्वारा जो है माँ कहानी रचित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा करेक्ट सी, ठीक ना, माँ ईश्वर पटलीकर। इसी तरह मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो आपको याद रखना है मंगू की माँ की जो है 4 संतानें थे, और अगले वीडियो में बताऊंगा सभी संतान के नाम क्या थे, ठीक ना। ये 4 संतानें थे मंगू की माँ के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो आपको याद रखना है नगर कहानी जो है ये कन्नड़ भाषा में अनुदित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। पपाती की उम्र क्या थी, आप सबको याद रखना है साथियों, पपाती का उम्र जो है 12 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर पूछ दिया जाए आपको बोर्ड एग्जाम में पपाती की उम्र क्या थी, तो आप सबको याद रखना पपाती की उम्र जो है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसी तरह आपको याद रखना धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो आपको याद रखना साथियों 73 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पूछ दिया जाए धरती कब तक घूमेगी की लेखिका कौन है, तो आपको याद रखना है कि इनका लेखक है सावरदैया, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों, ये देखिए आप बोल रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। ये हिंदी में सबसे पहला चैप्टर में है, तो आपको याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं साथियों 75 नंबर के प्रश्न बोल रहे हैं एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो आपको याद रखने की इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कई बार पूछे भी गए प्रश्न में है, ठीक ना। तो उनको याद रखना आपको साथियों इन दिनों एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य से संकलित है, तो इन दिनों, ठीक ना। अब याद रखना है ये देखिए कह रहा है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको याद रखना है धमाके से देवी का जागरण हुआ था गरीब के गाँव में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना। अब आते हैं फ्रेंड्स, अगर पूछ दिया जाए सृष्टि का विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है। तो आपको याद रखना है कि विफलता पर छलके आंसू, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनको लिख लीजिए बुक में। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई, तो आपको याद रखना है प्रयाग शुक्ल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो आप सबको याद रखना है ये रूसी भाषा से अनुदित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका बी जर्मन भाषा से अनुदित है, ऑप्शन नंबर यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया, तो आपको रखना जर्मन भाषा से अनुदित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना।
अब दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना है, ये दही वाला मगम्मा जो है श्रीनिवास द्वारा रचित गई है। ये ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगर पूछ दिया जाए दही वाली मगम्मा किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका याद रखना है ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आपको याद रखना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का वो जो भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। खैर साम्य समाज की आवश्यकता क्या है, ठीक ना। साम्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी, ठीक ना। तो आप सबको याद रखना है ये ऑप्शन नंबर श्रम विभाजन की आवश्यकता है साम्य समाज की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 20 के दांत की रचयिता कौन है? 20 के दांत की तो आपको याद रखना नलिनी लोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो आप सबको याद रखना है खोखा का दूसरा नाम कासू था, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया हुआ है, ठीक ना, करेक्ट आंसर। पूछ दिया जाएगा खोखा का दूसरा नाम क्या था, ये बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछेंगे, तो आपको याद रखना फ्रेंड्स खोखा का दूसरा नाम कासू था। अब देखिए मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था, ठीक ना। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, मदन जो है गिरधर के पुत्र थे। अब देखिए परवल में कौन संज्ञा है? परवल में कौन संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, कौन संज्ञा है परवल में? इनका सही आंसर जो है आपको परवल जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं कुर्ता कौन सी संज्ञा है? कुर्ता कौन सी संज्ञा है? आपको याद रखना है ये कुर्ता भाववाचक संज्ञा है। तोशक कौन सी संज्ञा है? आप सबको याद रखना है तोशक कौन सी संज्ञा है? तो तोशक भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक ना। झुंड में कौन सी संज्ञा है? झुंड में कौन सी संज्ञा है? झुंड में कौन सी संज्ञा है? तो आपको याद रखना है ये समूहवाचक संज्ञा है, झुंड समूहवाचक संज्ञा है, ठीक ना। अब देखिए गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञावाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक, गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो आपको याद रखना है साथियों जमशेदपुर, जी हाँ दोस्तों आपको याद रखना है जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो जमशेदपुर जो है वो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब आता है यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सी समास है? तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। अब आते पराधीन में कौन सा समास है? परजोराधीन, पराधीन में कौन सा समास है? देखिए नग समास यहाँ होगा, ये नब्बू हो गया, नग द्वैंत, द्वैंत तो होगा नहीं, दुगुत होगा। पराधीन में ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। पतझड़ में कौन सी समास है? आपको याद रखना दोस्तों पतझड़ में कौन सी समास है? तो आपको याद रखना है पतझड़ में भी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए आता है ये चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सी समास है? तो आप सबको याद रखना है चरित्र और चित्रण जो है ये भी एक तत्पुरुष समास है, ठीक ना। आप सबको याद रखना है तत्पुरुष समास है। हमको तो लगता है ये द्वंद्व समास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र और चित्रण नहीं दोनों अलग अलग चित्र है, ठीक ना, ये तत्पुरुष होगा। अब देखिए काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के जो है 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो आप सबको याद रखना है वर्तमान काल के जो है 5 भेद होते हैं, आप सबको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अब आते हैं भविष्यत काल कितने भेद होते हैं? तो आप सबको याद रखना है भविष्यत काल के जो है भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको याद रखना है कि इनमें जो है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको याद रखना है पलंग, ठीक ना। अब इसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष तत्सम है? तो आपको याद रखना है कपूर जो है तत्सम है। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही जो है इसमें जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको जो है अगर किसी भी सब्जेक्ट में PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह जो है आज जो है हिंदी का जो ये PDF ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।